नमस्कार साथियों, राधे राधे, भारत माता की जय, जय हिंद। आपका हार्दिक स्वागत है सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए, जहां से हमारा कल छूटा हुआ था वहीं से हमें वापस से स्टार्ट करना है। तो हमारा छूटा हुआ जो टॉपिक था, जिसे हमने कल बात की थी, हमने 3-4 चीजों की कल बात की हुई है। 2 चीजों की बात की थी, सॉरी। पहली चीज थी हमारी व्हाट इज सोशियोलॉजी। व्हाट इज सोशियोलॉजी। पहली हमने बात की थी व्हाट इज सोशियोलॉजी, यानी समाज शास्त्र। समाज शास्त्र क्या है। जो हमने बात की थी समाज शास्त्र क्या है, उसमें हमने बताया था समाज का अध्ययन ही समाज शास्त्र है। समाज शास्त्र है, यानी ऐसा विज्ञान जो समाज के आधारभूत तत्वों पर आधारित होता है। आधारभूत तत्वों पर आधारित होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, समाजशास्त्र कहते हैं। इट इज बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, या फिर ऐसा बोले हम कि भाई समाजशास्त्र जो है, या फिर हम ऐसा बोलें कि जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी बहुत, यानी सोशियोलॉजी एज ए साइंस के बारे में अगर बात करें तो सोशियोलॉजी एज ए साइंस में हम बोल देंगे कि भाई जिसमें सोसाइटी के जितने भी स्ट्रक्चरल फैक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे जिसमें निहित हों, उन सभी को हम बोल देते हैं कि भाई ये सारी चीजें हैं समाजशास्त्र की, क्योंकि इसमें हम आधारभूत तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं, फैक्ट्स का अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ये चीज हमने ये बात की थी। इसके बाद मैंने आपको विभिन्न परिभाषाएं बताई थी, विभिन्न या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो ऐसे में हम बात कर लेते हैं कि भाई सोशियोलॉजी क्या है। तो सोशियोलॉजी जो मैंने आपको कल भी बताई, आज भी बताया। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है हमारा सेकंड जो क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया था। सेकंड क्वेश्चन था आपका कि भाई फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के पितामह कौन है। तो इसके बारे में भी हमने चर्चाएं की थी। इसमें भी हमने बहुत सारी बातें की कि पहले सेंट साइमन आते हैं। सेंट साइमन के बाद में सेंट साइमन ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो आपको पता है 1824 में दी थी। इसके बाद फिर अगस्त कॉम्टे आते हैं। और अगस्त कॉम्टे कहते हैं कि भाई, और कब कहते हैं, 1838 में ये एक सब्जेक्ट ही दे देते हैं जिसका नाम मैंने बताया था आपको, सोशल फिजिक्स के नाम से एक सब्जेक्ट आपका दे देते हैं, जिसका ही बाद में नाम आकर के क्या पड़ा था, सोशियोलॉजी। इनके बारे में एक बार और डिस्कस करेंगे हम लोग आगे चल के। चलिए, हालांकि हमने ये कल बातें हमने कर ली हैं, बहुत अच्छे से इसको बड़ा डिफाइन किया था। अब जो हमारी बात आएगी वो आएगी कि भाई इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र का उदय। समाजशास्त्र का उदय कहाँ पे बात आएगी भाई, समाजशास्त्र के उदय की अब बात आती है। तो समाजशास्त्र के उदय की हम विस्तारित चर्चा करें। देखिए होता क्या है भाई, 5वीं शताब्दी से 5th to 15th सेंचुरी की बात है। 5वीं से 15वीं शताब्दी की बात है। 5वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य जो यूरोप था
उसमें बहुत सारे, यानी यूरोप की जो सोसाइटी थी उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा था। परिवर्तन क्यों नहीं देखने को मिल रहा था उस समय, यानी चेंजेस क्यों नहीं देखने को मिल रहे थे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फिफ्थ 5वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में, यानी 5th to 15th सेंचुरी के बीच में यहाँ यूरोप में यूरोप में यूरोप में डार्क एज चल रहा था। डार्क एज चल रहा था। डार्क एज का मतलब है यहाँ पे मोनार्की 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 के साथ साथ पोप, मोनार्की के साथ पोप, उसके बाद मोनोथिज्म 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 नो वैल्यू ऑफ ह्यूमन, there is no right, fundamental rights for citizen, there is no fundamental rights fundamental rights of human और सिटीजन। यानी यहाँ पे जो थॉट्स चल रहे थे, जो विचारधाराएं चल रही थी, वो मोनार्की की चल रही थी, यानी राजशाही तंत्र था। राजशाही तंत्र के साथ साथ पोप का मतलब होता है कि चर्च की अधीनता, यानी चर्च की बहुत ज्यादा प्रबलता थी यहाँ पे। उसके बाद मोनोथिज्म यानी एकेश्वरवाद की ओर चल रहे थे। कोई भी ह्यूमन से रिलेटेड कोई भी वैल्यूज नहीं थी। केवल ये लोग रिलीजियन के बिहाफ पे ही अपने किसी भी कंट्री को या अपने थॉट्स को डेवलप करते जा रहे थे। और यहाँ पे कोई भी पर्सनालिटी के लिए कोई भी किसी भी तरह के फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। जो हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में रखे हुए हैं, वैसे कोई भी राइट्स नहीं थे। तो ऐसे में होता क्या है, ये तो डार्क एज रहा है। अब जैसे हम बात करें कि भाई जो पोप कह देते थे, जो चर्च कह देता था, वही बिल्कुल पत्थर की लकीरें होती थी। अगर पोप ने कहा है कि भाई ब्रिटेन में जो हमारा धर्म है उसको मानने वाले लोग नहीं हैं और हमारी बाइबल में लिखा हुआ है कि उन लोगों को आप मार दो, तो हम लोग, तो ये यहाँ के जो निवासी थे वो क्या करते थे कि उन लोगों को मार देते थे। या फिर भैया बाइबल में लिखा हुआ है कि वो जो राजा है वो सही से कार्य नहीं कर रहा, सुचारू रूप से एक्शंस नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर जाकर के आप आक्रमण कर दो, अटैक कर दो और उसको खत्म कर दो। तो यही सब चीजें चल रही थी। पोप जो कह देता था वही धर्म में, यानी रिलीजन के, आप समझते हैं कि भाई जो यूरोप था वहां पे रिलीजन के बिहाफ पे सारी की सारी चीजें चल रही थी। और आपको पता है यूरोप में आज भी मोनोथिज्म बहुत ज्यादा प्रबल तौर पे है, यानी वो केवल एक ही धर्म को मानते हैं। जब एक ही धर्म को आप लोग मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज आ जाती है कि भाई दूसरे धर्म को नीचा दिखाने लगेंगे। तो ये चीजें भी चल रही थी, यानी सोसाइटी उजड़ी चमन टाइप थी। सोसाइटी सही सुचारू रूप से चल नहीं रही थी। तो ऐसे में क्या होता है कि 15वीं शताब्दी के आसपास, 15वीं शताब्दी के आसपास, अकॉर्डिंग टू 15 सेंचुरी के आसपास की बात है, प्रिंटिंग मशीन को डेवलप किया जाता है। प्रिंटिंग मशीन को डेवलप किया जाता है। और जो प्रिंटिंग मशीन थी, प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पे किताबों, यानी जो बुक्स थी, बुक्स का गठन हुआ। बहुत बड़े पैमाने पे किताबें छप के बाहर आई। और जब किताबें छप के बाहर आई तो लोगों में एक आकर्षण बना, या आप बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट हुए उन किताबों की तरफ, और उन्होंने बड़े पैमाने पे उन किताबों का अध्ययन किया, यानी स्टडी ऑफ बुक्स बहुत बड़े पैमाने पे करने लगे। और जब बड़े पैमाने पे स्टडी की लोगों ने, यानी पढ़ाई की उसकी, तो उनको समझ में आया कि जो हमें पोप आज तक कहते हुए आए थे वो तो कहीं ना कहीं व्यर्थ की बातें थी, वो कहीं ना कहीं गलत बातें थी। अगर पोप हमें सही डायरेक्शन पे लाते तो हम, हो सकता है हमारा जो जान और माल की जितनी भी हमारे पास हानि हुई है, जो भी लॉस हुआ है हमारे इन चीजों का, इन रिसोर्सेस का, ये ना होते। तो यहीं से जब किताबें हमने पढ़ना स्टार्ट की और किताबों से हमने बुक्स पढ़ना स्टार्ट की, इसके बाद में ये माना जाता था कि समुद्र पार अगर कोई करता है, यानी समुद्र में कोई जाता है अगर,
सी के बाहर अगर कोई जाता है, समुद्र के बाहर कोई जाता है, तो वो धर्म उसका भ्रष्ट हो जाएगा। ये भी कहीं भी आपके बाइबल में नहीं लिखा था, किसी भी प्रकार की किताबों में नहीं लिखा था। और जब प्रिंटिंग प्रेस बनी, प्रिंटिंग मशीन बनी, तो वहां पे लोगों ने बहुत सारे अपने अपने विचारों के द्वारा समाज को प्रभावित करने का प्रयास किया, और जो कि सफल भी रहे। यानी लोगों ने बहुत सारी किताबें ऐसी पब्लिश की जिनमें समाज के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी कि जो चीज हमारी सत्य है, जो कुछ चीजें सही है, कुछ चीजें गलत हैं, इन चीजों के बारे में उसमें बता रखा था। तो ऐसे में होता क्या है कि प्रिंटिंग मशीन का उदय हुआ, लोगों में एक अपने अपने जो थॉट्स हैं उनको डेवलप करने लगे, और थॉट्स को डेवलप करने के बाद में अगला प्रयास होता है इन लोगों का, थॉट्स को डेवलप करने के बाद अगला प्रयास रहा कि जो भारतीय समाज है, ये छोरी विश्व में जो समाज है, विश्व के समाज में बड़े पैमाने पर चीजें, यानी भारतीय समाज में बड़े पैमाने पर बदलाव होने लगे। यानी सोसाइटीज थ्योरीज और थॉट्स वर changed because of books। यानी विश्व में जो थ्योरीज आई हैं, यानी सोसाइटी की जो थ्योरीज हैं, थॉट्स हैं, वो चेंज होने लगे। क्यों? क्योंकि हमने बड़े पैमाने पर किताबों का अध्ययन किया। चलिए हम इतना समझ गए कि बड़े पैमाने पर जब हमने किताबों का अध्ययन किया है, बड़े पैमाने पर जब हमने किताबों का अध्ययन किया, तो ये कहीं ना कहीं सही था कि भाई जो मोनार्की था उसको खत्म करना था। तो ऐसे में इन्हीं जो चेंजेस आए, इन चेंजेस की वजह से हमें यूरोप में दो चीजें देखने को मिली। मतलब जो यूरोप वाला एरिया था उसमें दो चीजें हमें देखने को मिली। पहली चीज यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी दो रिवॉल्यूशन होते हैं यूरोप में, दो रिवॉल्यूशन होते हैं। पहला होता है यूरोपियन रिवॉल्यूशन, यूरोपियन रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ चीजें, यूरोपियन रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुई चीजें कि भाई यहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम है, यूरोपियन रिवॉल्यूशन के कारण बैंकिंग सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया। यानी बैंकिंग व्यवस्था का शुभारंभ हुआ, बैंकिंग व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। इसके बाद में अगली चीज आई कि बैंकिंग सुविधाओं के बाद में जो मीडियम जो कैटेगरी है, मीडियम कैटेगरीज डेवलप्ड हुई, मीडियम कैटेगरीज डेवलप्ड हुई। मध्य, या फिर हम बोलें मध्य वर्ग का उदय हुआ, मध्य वर्ग का उदय हुआ, मध्य वर्ग का उदय हुआ है। इसके बाद में आप देखते हैं कि भाई मीडियम कैटेगरी यानी बैंकिंग व्यवस्था का भी उदय हुआ। यानी बड़े पैमाने पर ये क्या होते जा रहे थे, उदय होते जा रहे थे। इसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पे गठित होती है, कि भाई जो मुद्रा का विकास भी होता है। एक और चीज क्या होती है यहाँ पे, मुद्रा का विकास भी होता है, मुद्रा का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल और मनी। पहले हमारे देश में या विश्व में या वर्ल्ड में पहले बार्टर सिस्टम चलता था। यानी वस्तु के बदले वस्तु का निर्माण था कि ना भाई मैं वस्तु दूंगा तो आप भी मुझे वस्तु दे दो, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं।
तो वो चल रहा था, तो मुद्रा का विकास करना बहुत अत्यंत आवश्यक हो गया था, तो इससे मुद्रा का विकास होता है। ऐसे ही जैसे हमने यूरोपियन क्रांति से जो प्रभावित चीजें हैं, यानी समाज में इनसे चेंजेस तो आए हैं ना, सोसाइटी में बार्टर सिस्टम खत्म करके मुद्रा का सिस्टम आया, यानी कैपिटल का आया। कैपिटल के साथ साथ बैंकिंग सिस्टम का भी विकास होता है, बैंकिंग के साथ साथ मीडियम कैटेगरी का भी डेवलपमेंट होता है। तो अलग अलग तरह से ये डेवलपमेंट होते जा रहे थे। अब इसी बीच में एक और चीज क्या होती है, लगभग 1789 के आसपास की बात है, 1719 के आसपास की बात है, फ्रांस में भी क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति हुई। किसकी क्रांति मानी जाती है? फ्रांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ भाई? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है 1789 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ है? 1789 में होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के तद उपरांत, यानी उसके तुरंत बाद, मतलब इसमें ही इसके बाद नहीं, सॉरी, इसमें ही क्या रहा कि भाई जो मोनार्की था, मोनार्की था, यानी मोनार्की को राजशाही, मोनार्की को दूसरे पेन से राजशाही, राजशाही तंत्र को खत्म किया गया। राजशाही टू एबोलिशमेंट ऑफ 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 मोनार्की सिस्टम, टू एबोलिशमेंट ऑफ मोनार्की सिस्टम, इसको खत्म किया गया। इसके बाद की कहानी की अगर बात करें, इसके बाद की अगर कहानी की अगर बात करें, तो इसमें एक और चीज का उदय होता है, या एक और चीज आती है, एक और चीज आती है इसमें। और वो चीज क्या थी कि भाई जो पोप था, पोप की विचारधाराओं को विचारधाराओं को पोप की विचारधाराओं को पोप की विचारधाराओं को खत्म किया गया, खत्म किया गया, खत्म किया गया। टू एबोलिशमेंट ऑफ टू एबोलिशमेंट ऑफ टू एबोलिश एबोलिशमेंट ऑफ टू एबोलिशमेंट ऑफ पोप्स टू एबोलिशमेंट ऑफ पोप्स थॉट्स। यानी यहाँ पे इनके चीजों को प्रोपोगेट ना करके इनकी चीजों को हमने क्या कर दिया भाई, खत्म करने की कोशिश की कि भाई अब से पोप की विचारधाराएं नहीं चलेंगी। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे देश में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाएं आती हैं। स्वतंत्रता, यहाँ पे स्वतंत्रता, समानता, समानता एवं बंधुत्व एवं बंधुत्व एवं बंधुत्व की भावनाओं का विकास होता है, कि भावनाओं का विकास हुआ, भावनाओं का विकास हुआ। अब ऐसे में जैसे स्वतंत्रता, समानता यानी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी की विचारधाराओं का उदय हुआ। ये कहाँ पे की बात कर रहा हूं मैं? फ्रांस की। और यहीं से ये जो तीनों वर्ड हैं ये हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भी लिए हैं, आपको जानकारी होगी इस चीज की। तो जब हमने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व यानी लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को जब हमने भी शामिल किया है, और ये कॉन्सेप्ट कहाँ आया? फ्रांस में ये कॉन्सेप्ट आता है। और जब ये कॉन्सेप्ट फ्रांस में आता है तो यहाँ पे एक चीज हमें देखने को मिलती है, एक चीज हमें फ्रांस में देखने को मिलती है कि भाई यहाँ की जो जनता है वो बड़ी प्रभावित होती जा रही थी चीजों को लेकर के। यहाँ की जो जनता है वो बड़ी प्रभावित हो रही थी चीजों को लेकर के। और लोगों के दिमाग में प्रभावित क्या हो रहा था भाई? लोगों को प्रॉब्लम थी 5वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य। तो इन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के हमने प्रयास किए ही हैं। तो इन्हीं प्रयासों में हम ये कह सकते हैं कि भाई ये दो जो क्रांतियां रही हैं, जो दो रेवोल्यूशन रहे हैं, देयर आर टू रेवोल्यूशन, इनके कारण ही या इनके इफेक्ट से ही हमारा जो विश्व का या यूरोप का
जो सोसाइटी थी उसमें बदलाव आया। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात भी कही थी कि भाई समुद्र पार किसी को जाने की परमिशन नहीं थी, समुद्र के पार में जाने की किसी को परमिशन नहीं थी। तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, ऐसे में होता है कि भाई समुद्र पार तो मत जाइए, आप समुद्र पार मत जाइए, ये बात थी। तो वहीं पे आपने देखा होगा लगभग 1500 लगभग 1492 की बात है। 1492 में पुर्तगाल पुर्तगाल का एक का प्रिंस था, पोर्चुगी प्रिंस, पोर्चुगी प्रिंस था, पोर्चुगी प्रिंस था। पोर्चुगी प्रिंस ने, जिसका नाम था हेनरी दी नेविगेटर, नेविगेटर, हेनरी दी नेविगेटर। हेनरी दी नेविगेटर ने क्या किया कि इसने व्यापार करने के लिए अपने 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 लोगों को भेजा। इसी में एक व्यक्ति था वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। इन्हीं के साथ में एक व्यक्ति था, एक पर्सनालिटी थी भाई वास्को डी गामा। और जो पर्सनालिटी थी वास्को डी गामा, वो भारत आता है 1498 में, यानी कब आता है 1498 में। और कहीं ना कहीं यहां से जब ये चीजें प्रारंभ हुई, यानी यूरोप में जब हम समुद्री पार करके हम भारत की ओर जाने लगे ये लोग, तो भारत की सोसाइटी में भी बड़े पैमाने में चेंजेस इन्होंने लाने की कोशिश की। हम देखते हैं कि जब EIC कंपनी का भारत में संपूर्ण अधिकार हो चुका था, यानी EIC कंपनी ने इंडिया को एक कॉलोनी की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया था और कॉलोनी बना लिया था, उस समय 1813 में एक एक्ट आता है, एक्ट पास किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा और उसे भेजा जाता है इंडिया में। उस एक्ट को हम बोलते हैं चार्टर एक्ट 1813। उस एक्ट में पहली बार एक प्रोविजन किया गया कि अब से हम जो इंडियंस हैं, इंडियंस की एजुकेशन के लिए हम काम करेंगे, इंडियंस की एजुकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, काम करेंगे। एजुकेशन के लिए इन लोगों ने 1 लाख रुपए का फंड देना प्रारंभ कर दिया, देना स्टार्ट कर दिया। और 1 लाख, यानी मैं आपको बता रहा हूं कैसे हमारी भी सोसाइटी इन लोगों से प्रभावित हो रही है। हमारी सोसाइटी में भी मोनार्की चल रहा था, पर हमारे यहाँ पे एक नहीं थे, अलग अलग राजा अलग अलग एरिया के हिसाब से डिवाइड थे। तो भाई जैसे ही ये लोग आते हैं वैसे ही 1813 में पहला एजुकेशन के लिए इन्होंने काम किया। एजुकेशन के बाद में आप देखते हैं कि 1813 में ही पहली बार क्रिश्चियन मिशनरीज को, टू प्रोपोगेट क्रिश्चियन मिशनरीज या क्रिश्चियन रिलीजियन इन इंडिया, इसके लिए यानी क्रिश्चियन मिशनरीज को प्रोपोगेट करने के लिए इंडिया में पहली बार क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिट कर दिया कि आप इंडिया में जाइए और इंडिया में जाकर के आप हमारे धर्म का प्रचार करिए। ऐसे ही आप देखते हैं सेंट थॉमस नाम के एक पोप इंडिया में आए और बड़े पैमाने पे इन लोगों ने भारतीय धर्म के जितने भी लोग थे रिलीजियन में, उन लोगों को साउथ में जाकर के यानी दक्षिण में बड़े पैमाने पर इनका जो रिलीजन है उसको कन्वर्ट करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि हमारे रिलीजन जो हिंदू रिलीजन था या हिंदुस्तान था, पहले हिंदू रिलीजन में बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो उसी डिस्क्रिमिनेशन का वास्ता दे करके इन लोगों ने बड़े पैमाने पे क्रिश्चियन मिशनरीज को फैलाने की अथक प्रयास किया, कोशिश करने लगे। तो ऐसे आप देख रहे हैं इनके साथ साथ इंडिया की भी सोसाइटी किस तरह से प्रभावित हो रही है, यानी पूरा चेंजेस तो वहां आया, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा और इंडिया को एक कॉलोनी के रूप में इन लोगों ने तो एस्टेब्लिश कर लिया इंडिया को कॉलोनी के रूप में। और इसी कॉलोनी से वो रॉ मटेरियल लेते थे और कहां ले जाते थे? यूरोप में, क्योंकि उस समय यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े पैमाने पे चल रहा था। तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में अपना जो रॉ मटेरियल है इंडिया से लेकर के वहां जाते, उसको पकाते और इंडिया के मार्केट में या चाइना के मार्केट में आकर के ये लोग बेच देते थे। तो यहां से हम ये चीज हम समझ सकते हैं। अब अगली चीज आती है इसमें, जैसे हमने ये समझा कि इमरजेंस कैसे हुआ, तो इमरजेंस में मैंने आपको बताया 2 क्रांतियां हुई और दूसरी थी कौन सी? फ्रांस की क्रांति, यानी रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस, जो 1789 में हमारा होता है। उस फ्रांस के रिवोल्यूशन में मैंने आपको ये भी बताया चीजें, आपको उस फ्रांस के रिवोल्यूशन में मैंने ये चीज भी बताई कि भाई वहीं के कौन थे? अगस्त कोम्टे थे। वहीं के कौन है? अगस्त कोम्टे हैं। वहीं के सेंट साइमन थे। इन लोगों ने वहीं की क्या की है? अध्ययन किया उस एरिया का और वहीं पे एक सोशियोलॉजी नाम से सब्जेक्ट को एस्टैब्लिश कर दिया।
आई बात समझ में? किस तरह से इमरजेंस की भी बात हो गई हमारी, इस तरह ही हमारा जो सोशियोलॉजी है उसका डेवलपमेंट होता है। इसी तरह से हमारी सोशियोलॉजी का क्या हो जाता है भाई, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इसी तरह से हो जाता है। अब भारत में किस तरह से सोशियोलॉजी का विस्तार होता है या उदय होता है उसकी बात कर लेते हैं। सोशियोलॉजी यानी मैंने आपको कनेक्ट तो करवा दिया है, हालांकि ये सोसाइटी में मैं पढ़ाऊंगा इंडियन सोसाइटी में, लेकिन आप देखिए सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इन इंडिया। समाजशास्त्र विषय के तौर पर भारत में उदित, किस तरह से उदित होता है या उदय होता है समाजशास्त्र एक विषय के तौर पर। देखिए बच्चों, पहली चीज आती है, पहला आता है कि भाई बॉम्बे यूनिवर्सिटी की बात आती है कि जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी है उसमें सबसे पहली बार एक ऑप्शनल यानी वैकल्पिक ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय के तौर पर समाजशास्त्र को रखा गया। समाजशास्त्र विषय को रखा गया सबसे पहली बार। और ये कब रखा गया है? 1914 में, 1914 में इसको रखा गया है। अगली बात आती है बॉम्बे यूनिवर्सिटी के बाद, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ही सोशियोलॉजिकल बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ही सोशियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया। मैंने इसलिए ब्लैक पेन से लिख दिया ताकि आपको दिखे भाई, किसको, इंडियन सोशियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया। और इसके फर्स्ट हेड किसको बनाया? पैट्रिक गेट को बनाया। और फर्स्ट इंडियन, और ये कब बनाया है? ये 1917 की बात है, 1917 यहाँ पे लिख देता हूँ, 1917 की ये बात है। इसके बाद में अगली बात आती है कि फर्स्ट इंडियन कौन रहा इस डिपार्टमेंट का हेड? फर्स्ट इंडियन कौन रहा? तो वो थे जी.एस. घुर्रे यानी गोविंद सदाशिव घुर्रे को पहली बार हेड बनाया गया इसका। और कब बनाया है? ये 1917 में तो पैट्रिक गेट्स को बनाया था, और इनको बनाया है 1924 में, 1924 में इनको सबसे पहली बार बनाया गया। इसके बाद विश्वनाथ शील के एफर्ट्स डाले, बहुत ज्यादा इफेक्ट डाले, और इन्होंने भी कोलकाता यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पब्लिश किया। इसके बाद राधा कमल के अथक प्रयासों से राधा कमल के प्रयासों से एक और चीज होती है। ये राधा कमल जो थे और जो विश्वनाथ शील थे, ये दोनों जी.एस. घुर्रे के चेले थे। चेले का मतलब है कि स्टूडेंट्स थे। और जब ये दोनों स्टूडेंट्स थे तो इन लोगों ने भी क्या किया? बड़े पैमाने पर सोशियोलॉजी को पब्लिश करने की कोशिश की। इसीलिए राधा कमल ने
राधा कमल ने कहां पे इसको पब्लिश करने की कोशिश की है, तो ये है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में इसको पब्लिश करने की इन्होंने कोशिश की है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। और कब की है भाई, ये जो विश्वनाथ शील थे इन्होंने की है 1918 में, और इन्होंने जो करा है वो किया है इन्होंने जो किया है वो किया है 1921 में। अब इनके बाद में अलग अलग जगह पे क्या खुलने लगे भाई, यूनिवर्सिटीज में सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट आने लगे। इंडिया में एज ए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आने लगे। जैसे हम बात करते हैं सोशियोलॉजिकल सब्जेक्ट की, तो ये तेलंगाना जो पहले हम बोल सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, मैसूर, आंध्र प्रदेश, मैसूर, कानपुर etc. इन कॉलेजेस में भी सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। इसके बाद हम बात करें जीएस घोर्रे की। जीएस घोर्रे ने इंडियन सोशियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन सोशियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया। और इन्होंने कब इस्टेब्लिश किया, सॉरी डिपार्टमेंट नहीं है, सोसाइटी है, सोशियोलॉजिकल सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया है। और कब किया है, 1951 में। तो यहाँ पे जो हमारा सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इन इंडिया, यहाँ पे वो चीज कंप्लीट होती है। मैंने आपको चारों चीजों के बारे में यहाँ पे बता दिया है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा इसके आगे की चीज उसमें देखते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम, बाय बाय।